जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हम जनरल स्टडीज का रामबाण सॉल्यूशन सीरीज को कवर कर रहे हैं और अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर होंगे, चाहे वो एसएससी के हो, रेलवे के हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस तक के पीटी को यहाँ से आप कवर कर पाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 24/7 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों चलिए आज हमारा 8वां दिन है और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की क्लास को जो हमने कवर किया था उसमें हमने ये देखा कि अंग्रेज या फिर ये कहें कि यूरोप के लोग क्यों भारत आए, भारत आने को क्यों आकर्षित विवश हुए, आकर्षित कैसे हुए, समुद्री मार्ग की खोज कैसे करी, अंग्रेज मतलब जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आगमन का क्या क्रम था, उनकी स्थापना क्या क्या क्रम था, ये सब हमने देखा है। आज हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्यों के बारे में। अब यहां पर आप जानते होंगे कि अगर आपका घर पूरा सुसंगठित है या फिर ये कहें कि अगर मजबूत है, मजबूती से अगर आपका गार्जियन खड़ा है तो उस घर में रहने वाले जो सदस्य हैं सब मिलकर रहेंगे, एकजुट होकर रहेंगे। लेकिन अगर घर में रहने वाला जो गार्जियन ही है वही कमजोर पड़ जाए तो जो उस घर के सदस्य हैं क्या होते हैं, बिखरने लगते हैं, अलग हो जाते हैं, फरका फरकी खाना चलने लगता है ना घर तो समाज में। अगर घर के पिताजी अगर मजबूत नहीं हो तो क्या होता है, घर के जो बेटे होते हैं, जो पतोहू आती है वो क्या करती है, सबको अलग अलग करने लगती है, अलग अलग हो जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है कि जब औरंगजेब तक, मुगल शासक औरंगजेब तक, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, 1658 से लेकर के 1707। चूंकि औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था, ये नो डाउट कि ये बहुत शक्तिशाली था और कुशल भी था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छा गार्जियन था। ठीक है, अब किस टाइप से अच्छा था वो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ उस समय तक ये शक्तिशाली था। तो उस टाइम तक जो है, जो जो भी इसके जहां जहां औरंगजेब ने अपना अधिकार किया था तो वो सारे के सारे राज्य इससे जुड़ करके थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जो भी मुगल शासक हुए सारे के सारे बकलोल थे। क्या थे? सारे के सारे बकलोल और उतने मतलब कुशल नहीं थे। ठीक है, उतना शक्तिशाली भी नहीं था। सब कोई एकदम मस्ती में रहने वाला था, क्या बोलते हैं कि रंगीला टाइप से था, है ना, भोग विलास में रम गया। तो इसके बाद क्या होता है कि जो जिस पर अधिकार करके मुगल शासक या जो मुगल साम्राज्य का जिन जिन क्षेत्रों पर अधिकार था वो क्या करने लगे, अरे ये सब तो खुद ही एक नंबर का बकलोल है, ये हमें क्या अधीन में रखेगा। तो वहां पर क्या होता है, कुछ राज्य जो हैं इनके अधीन जो थी वो स्वतंत्र होने लगते हैं और क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हो जाता है। क्या? क्षेत्रीय राज्यों का उदय शुरू हो जाता है। तो यही हम पढ़ेंगे आज क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय राज्य है जिसके बारे में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि जो बंगाल बंगाल जो स्वतंत्र रूप से राज्य करना स्टार्ट करता है, ठीक है, बंगाल, तो इसका ये कहा है कि बंगाल का संस्थापक कौन था, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो आपको पता होगा मुर्शिद कुली खां। किसे? मुर्शिद कुली खां। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहां पर बहुत सारी चीजें लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं लिखता हूं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, जिससे कि आपका भी मूड खराब हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। चीजों को मैं धीरे धीरे अच्छे से कहानी के जैसे समझाऊंगा, सुनना है, और जो प्रश्न है उसको तो बता ही दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहां क्या होता है, बंगाल की स्थापना किसके द्वारा? मुर्शिद कुली खान के द्वारा 1713 से लेकर 1727 तक इसका शासनकाल था और मुर्शिद कुली खान के द्वारा बंगाल का स्थापना होता है। ठीक है, उसके बाद एक राज्य आपको पता होगा, अवध। ठीक है, जो अभी अयोध्या वाला यूपी वाला क्षेत्र है ना, अयोध्या। ठीक है, राम जी की जन्मभूमि। तो अवध, अवध के बारे में आपको पता होगा। तो अवध का जो स्थापना होता है, इससे इसकी स्थापना किसके द्वारा करा जाता है, तो याद रखिएगा एक साआदत खान। पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि बताइए अवध का स्थापना, अवध जो स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया? साआदत खान। और इसको एक उपाधि दिया गया था बुरहान उल मुल्क का। किसका? बुरहान उल मुल्क का। अवध के बाद आपको याद रखना है एक साउथ में हैदराबाद राज्य। देखिए हैदराबाद का स्थापना 1724 में चिनकिलीज खान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चिनकिलीज खान के द्वारा, जिसे निजाम उल मुल्क की भी उपाधि दी गई थी। तो हमने क्या देखा? बंगाल, हमने देखा अवध, हमने देखा हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद के बाद एक राज्य के बारे में आप याद रखिएगा, एक राज्य भरतपुर।
भरतपुर की स्थापना किसने करी? याद रखिएगा, भरतपुर की स्थापना चूड़ामन बदन सिंह ने। किसने? चूड़ामन बदन सिंह। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर टाइम पूछे तो बस 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 के आसपास में, ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में। उसके बाद एक आपका राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक का जो संस्थापक था, देखिए कर्नाटक तो पहले से था, लेकिन स्वतंत्र होकर के क्षेत्रीय राज्य के रूप में जब इसने स्वतंत्र शासन करना स्टार्ट किया मुगल से हट करके, तो कर्नाटक का स्थापना किसने करा? तो याद रखिएगा, साआदत उल्ला खां। अवध का साआदत खां, कर्नाटक का साआदत उल्ला खां, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक है राज्य जयपुर। जयपुर, ठीक है, तो जयपुर का स्थापना किसने करा? सवाई राजा जयसिंह। किसने? सवाई राजा जयसिंह। एक है आपका रुहेल तथा बंगस पठान राज्य। रुहेल तथा बंगस पठान राज्य, अच्छा, इसका स्थापना करा था मोहम्मद खान बंगस ने। किसने? मोहम्मद खान बंगस। और एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मैसूर, ठीक है, जिसका नाम है मैसूर, और इसकी भी स्थापना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में 18वीं शताब्दी 1755 के आसपास में किसने करा था? हैदर अली ने। तो आपको क्या क्या याद रखना है? एक आपका बंगाल पूछ लिया जाता है, मुर्शिद कुली खां संस्थापक, हैदराबाद चिनकिलीज खान संस्थापक, भरतपुर चूड़ामन बदन सिंह संस्थापक, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का सादतुल्ला खां, अवध का सादत खां, ठीक है, जयपुर का सवाई राजा जयसिंह, रुहेल का मोहम्मद खान बंगस, और मैसूर का हैदर अली। अगर आपको इनमें से इंपॉर्टेंट पूछना है तो आप बंगाल याद रखेंगे। बताइए बंगाल का कौन? आप बोलिए अपने मुंह से वहां पर, ठीक है, बंगाल का मुर्शिद कुली खां। उसके बाद याद रखिएगा अवध का बोलिए, आप बोल रहे हैं साआदत खां, और मैसूर का हैदर अली। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो हम एक एक करके डिटेल में यहां पर सबको कवर करेंगे अभी, ठीक है। और जब डिटेल में आप कहानी सुन लीजिएगा तो क्या आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा? जो अगर आप अच्छे से सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर अच्छे से यहाँ पर समझ लिया जाए तो कहानी के जैसा सुन लिया जाए तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी जनरल स्टडीज में। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय राज्य में नवाब सुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कहाँ में करवाया था? तो कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। नवाब सुजाउद्दौला ने, जो कि सफदरजंग का बेटा था, जो कि सफदरजंग का बेटा था, इसने सफदरजंग के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था 1754 में। देखिए ये अवध की बात है। किसकी? अवध का एक नवाब था सुजाउद्दौला। तो यहाँ पर हम अवध को डिटेल में यहाँ पर अवध के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अवध के बारे में बात करते हैं। या फिर शुरुआत से ही बात करा जाए बंगाल से। चलिए ये प्रश्न को छोड़ते हैं, हम बंगाल से स्टार्ट करते हैं। कहां से? बंगाल से। तो देखिए बंगाल की बात करते हैं, ठीक है, बंगाल। अच्छा देखिए, बंगाल में एक जिसके बारे में हमने कहा था मुर्शिद कुली खां, हमने बताया ना, मुर्शिद कुली खां। अच्छा, मुर्शिद कुली खान को याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत चीज यहां लिख नहीं पाएंगे। मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब, अच्छा औरंगजेब का शासनकाल तो आपको पता है, तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था, ठीक है। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था, और 1717 में, और 1717 में फर्रुखसियर, देखिए 1717 में कौन था मुगल शासक? फर्रुखसियर ही तो था। 1717 में फर्रुखसियर ही तो था मुगल शासक। इसके बारे में मैंने बात बताया भी आपको। तो फर्रुखसियर ने बंगाल का सूबेदार बना दिया किसको? मुर्शिद कुली खान को। किसको? मुर्शिद कुली खान को। अच्छा, मुर्शिद कुली खान जो था ना भाई साहब, उसने बंगाल की राजधानी कहां बनाई? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी कहां बनाई? मुर्शिदाबाद में, ठीक है। अच्छा, ये जो मुर्शिद कुली खान था, ये नियमित तरीके से, नियमित तौर तरीके से, रेगुलर तरीके से मुगल बादशाह को नजराना भेजा करता था। नजराना का मतलब एक कर होता था, लगान होता था, टैक्स होता था, तो नजराना ये रेगुलर भेजा करता था मुगल बादशाह को, और बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर राज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, मुर्शिद कुली खान का एक दामाद होता है जिसका नाम है सुजाउद्दीन। क्या? मुर्शिद, जब मुर्शिद कुली खान टें कर जाता है, देखिए, और एक इंपॉर्टेंट बात है, मुर्शिद कुली खां से पूछा जाता है कि मुर्शिद कुली खां ने इजारा व्यवस्था को भी लॉन्च किया था। मुर्शिद कुली खान, इजारा व्यवस्था किसने लागू करा? तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खान ने। किसने? मुर्शिद कुली खान ने इजारा व्यवस्था को लागू किया था। अच्छा, ये इजारा व्यवस्था क्या है? तो भू राजस्व, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू होता है, भूमि से जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उसको वसूलने का
जो ठेका दिया जाता था इजारा व्यवस्था के अंतर्गत। ठेकेदार होते थे, उन्हें ठेका दिया जाता था कि जाओ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके लाओ, तुम कुछ परसेंटेज रखो, हमें दे दो सारा का सारा। तो ये इजारा व्यवस्था मुर्शिद कुली खान ने ही लागू करा था। अच्छा, मुर्शिद कुली खान का जब टेकर जाता है कब, 1717 में, तो उसका दामाद होता है सुजाउद्दीन। मुर्शिद कुली खान का दामाद होता है सुजाउद्दीन, जो कि 1727 में मुर्शिद कुली खान मरता है। तो 1727 से 1739 तक, 1727 से आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं, 1727 से 1739 तक सुजाउद्दीन, जो कि मुर्शिद कुली खान का दामाद था, वो यहां पर राज करता है। ठीक है। अच्छा, सुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार, देखिए एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, तो सुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार अलीवर्दी खान को बनाया था। किसे? अलीवर्दी खान को बनाया था। ठीक है, अलीवर्दी खान को सुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है 1739 में, 1739 में जब देखिए 1727 से 1739 तक सुजाउद्दीन, और सुजाउद्दीन की मौत हो जाती है 1739 में, और 1739 में सुजाउद्दीन का बेटा होता है सरफराज खान। ठीक है, 1739 में जो सुजाउद्दीन खान का बेटा होता है सरफराज खान, ये नवाब बनता है। और फिर अलीवर्दी खान, जो कि सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था, ये बहुत ताकतवर हो चुका था उस समय, तो ये कहता है कि सरफराज खान को तुम राजा बनाए, मैं सरफराज खान को ही यहां से हटा दूंगा। तो अलीवर्दी खान ने सरफराज खान की हत्या कर दी 1740 में। तो सरफराज खान कब से कब तक, तो 1739 से 1740 तक ही बंगाल पर शासन कर पाया, और 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को यहां पर मतलब इसकी हत्या कर दी। अच्छा, अलीवर्दी खान जो था ना, अलीवर्दी खान ने अपने आप को नवाब, मतलब बंगाल का नवाब बनाए रखने के लिए, अपना सीट को मतलब पक्का करने के लिए मुगल शासक को 2 करोड़ रुपया नजराना भेजा। ठीक है, मुगल शासक को 2 करोड़ रुपया, सोचिए इस आज 2 करोड़ सोचिए और उस समय का 2 करोड़, तो 2 करोड़ रुपया मुगल शासक को नजराना भेजा। और मुगल शासक जो था उस समय, बताइए 1740 में मुगल शासक कौन हुआ करता था? आप बताएंगे कि 1740 में जो मुगल शासक था मोहम्मद शाह था, क्योंकि मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह था मुगल शासक। तो इसको 2 करोड़ भेजता है और ये कहता है ठीक है अलीवर्दी खां, तुम जो है नवाबगिरी वहां पर झाड़ो। ठीक है, तो अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक, अलीवर्दी खां जो है 1740 से 1756 तक बंगाल पर शासन करता है। समझ में आया? 1700। अच्छा, ये जो 16 साल तक अलीवर्दी खां यहां पर शासन करता है, इस बीच में इसने कभी भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को एक भी रुपया नजराना नहीं भेजा। तो याद रखिएगा कि 1740 से 1756 तक में 1 रुपया का नजराना नहीं भेजा, और बस मुगल जो अलीवर्दी खां था, ये नाम मात्र का मुगल सम्राट का अधीन था। ये पूरी तरह से स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल पर शासन किया, और बहुत शक्तिशाली था अलीवर्दी खां। ठीक है, 1756 की बात है, 1756 की बात है, और अलीवर्दी खान जो था, ये कहानी समझिए। ठीक है, हम लिखते कुछ नहीं है, कहानी समझिए। 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो जाती है। ठीक है, 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो जाती है, और जब उसकी मौत होती है उस टाइम पे देखिए अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, और अलीवर्दी खान की 3 बेटियों में से जो सबसे छोटी बेटी थी, जिसका नाम था अमीना बेगम, क्या नाम था? अमीना बेगम, उसका एक लड़का था। तो याद रखिएगा अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थी, उन 3 बेटियों में से जो दूसरी बेटी, जो सबसे छोटी बेटी थी, उसका नाम था अमीना बेगम, और अमीना बेगम के बेटे को अलीवर्दी खान ने क्या कहा? अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जैसे ही अलीवर्दी खान ने अमीना बेगम के बेटे को उत्तराधिकारी बनाया, उसकी मौसियां जो थी और उसके जो मौसे थे, वो सारे के सारे किसका? अमीना बेगम के बेटे सिराजुद्दौला के दुश्मन बन बैठे। याद रखिएगा, और अमीना बेगम के बेटे सिराजुद्दौला के दुश्मन बन बैठे। देखिए अब 1756 में जब अलीवर्दी खान की मौत होती है, तो वो अपने नवासे, वो अपने नाती सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाता है, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के रूप में 1756 में बैठता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बारे में।
अब चूंकि मैंने आपको बताया कि अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी सबको छोड़कर, उनकी 3 बेटियां थी, उसके भी बेटे थे, उसका भी पति था, लेकिन तीनों बेटियों को छोड़कर, तीनों बेटियों में से छोटी बेटी के लड़के सिराजुद्दौला को जब नवाब बनाया, तो ये जब नवाब बनाया तो इसके दुश्मन भी हो जाएंगे भाई साहब। तो देखिए, जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है तो उसका 3 मेन दुश्मन कौन-कौन हो जाता है, 3 मेन एनिमीज जो है नवाब सिराजुद्दौला का, याद रखिएगा। एक तो होता है शौकत जंग। कौन? शौकत जंग, जो कि पूर्णिया का, उस समय पूर्णिया का नवाब था शौकत जंग। ये आपका सिराजुद्दौला का एकदम मेन कट्टर था। दूसरा जो दुश्मन था, इसकी मौसी घसीटी बेगम। कौन? इनकी मौसी घसीटी बेगम। और उसी समय पर जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, ये भी उसी समय पर जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो भी किसका? सिराजुद्दौला का एकदम कट्टर दुश्मन था। तो 3 दुश्मन हो गया। कौन? एक शौकत जंग जो कि पूर्णिया का नवाब था, घसीटी बेगम जो कि सिराजुद्दौला की मौसी थी, और एक अंग्रेज अधिकारी। ठीक है। अब देखिए, ये क्या होता है, सिराजुद्दौला तो शौकत जंग को, एक युद्ध होता है सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच। जैसे ही ये 1756 में सिराजुद्दौला नवाब नवाब बनता है, तो ये शौकत जंग पर आक्रमण करता है और शौकत जंग को यहाँ पर ये मर्डर कर देता है। ठीक है, शौकत जंग का, तो शौकत जंग का तो काम तमाम हो गया। ठीक है। अब क्या होता है 1756 में यहाँ पर क्या होता है, चूंकि उस टाइम पर 1756 के टाइम पर फ्रांस और ब्रिटिशर्स भारत में अपने पैर जमाने के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। और कौन जीत जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों ताकतवर थे। तो 1756 में यूरोप में क्या होता है, एक सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। वो सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है किसके बीच में? तो फ्रांस फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में, इंग्लैंड के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाता है। अब यहां पर इसका इफेक्ट ये होता है इंडिया में कि जो फ्रांस का यहाँ पर व्यापारिक केंद्र था, यानी कि जो कोठियाँ थी, और जो अंग्रेजों का जो कोठियाँ था, हमने कल तो बताया था ना कि कौन किसका कोठी था। तो अंग्रेजों का कोठी और फ्रांस का जो यहाँ पर व्यापारिक केंद्र था, ये दोनों क्या करता है कि चूंकि वहाँ दुश्मनी है, तो यहाँ भी दुश्मनी हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, तो ये अपने कोठियों का किलेबंदी शुरू कर देता है। क्या? ये अपनी कोठियों का किलेबंदी शुरू कर देता है। इस बात को बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, वो पचा नहीं पाया, और वो जाकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों को कहता है कि काम कीजिए, आप इस तरह से अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं, यहां पर आप किलेबंदी नहीं कर सकते हैं। अब भाई साहब, फ्रांसीसी तो इस बात को मान जाता है, लेकिन अंग्रेज थोड़ा ढीठ था। ठीक है, सारे के सारे अभी भी देख रहे होंगे ना अंग्रेजों का, इन वेस्टर्न कल्चर वाले वाले का जो मेंटालिटी है हमेशा से, तो वो तो आप देख रहे होंगे। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी मान जाता है, लेकिन अंग्रेज जो है नहीं मानता है, और वो बनाता है। इस बात से गुस्सा करके 1756 में ही 4 जून 1756 को, कब? 4 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों के एक व्यापारी कोठी कासिम बाजार पर आक्रमण करता है और कासिम बाजार को जीत लेता है। ठीक है। उसके बाद ये 15 जून 1756 को कलकत्ता के जो व्यापारिक केंद्र है, वहां पर फोर्ट विलियम पर क्या करता है, अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर ये सिराजुद्दौला है आक्रमण करता है। और 20 जून 1756 को, 15 जून से 20 जून तक यहाँ पर दोनों के बीच संघर्ष होता है, और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है नवाब सिराजुद्दौला। और 20 जून 1756 को ये वहां पर क्या करता है, 20 जून 1756 की रात को वहां पर बहुत सारे अंग्रेज और अंग्रेज अधिकारियों को और बहुत सारे एम्प्लॉइज को क्या करता है, ये वहां पर एक काल कोठरी में बंद कर देता है। 146 अंग्रेज अधिकारियों को काल कोठरी में बंद कर देता है। और जब सवेरे 20 जून 1756 यानी कि 21 जून 1756 को जब उस काल कोठरी से मात्र 23 लोग ही जिंदा वापस आते हैं। ठीक है, जिस घटना को जेड हॉलवेल ने बताया था, और इस घटना को 20 जून 1756 की रात को जो घटना हुई, इस 146 लोग में 23 लोग ही काल कोठरी से निकले, उसे ब्लैक होल की घटना से मतलब हम जानते हैं, ब्लैक होल की त्रासदी। इस बात को आप जानते होंगे, किसने बताया? जेड हॉलवेल ने, जो कि उन्हीं 146 लोगों में से था, और उन्होंने इस आप बीती को सुनाया था कि मात्र मेरे सहित 23 लोग ही वहां से बच करके निकले थे। ठीक है, तो ये बात। अब यहां पर क्या होता है भाई साहब, इस बात से अंग्रेज पूरा बौखला गए। ठीक है, इस बात से अंग्रेज पूरा बौखला गए, और ये सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। ठीक है, ऐसा तो करेंगे। अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद पलासी की लड़ाई का जो है सूत्रधार शुरू हो जाता है। ठीक है, पलासी, बंगाल में पलासी की लड़ाई कब होती है?
23 जून 1757 को। बंगाल में पलासी की लड़ाई कब होती है? 23 जून 1757 को। और इस पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव था। और ये जो पलासी की लड़ाई होती है, इसमें इसमें जो सिराजुद्दौला है कभी नहीं जीत हारता। ठीक है, सिराजुद्दौला कभी नहीं हारता क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, लगभग 50,000 इसके पास सेना थी। और अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और सिराजुद्दौला की यहाँ पर मृत्यु होती है पलासी की लड़ाई में। ठीक है, पलासी की लड़ाई के बाद होता है, उसी के इफेक्ट में। तो ये कैसे होता है? देखिए, अंग्रेजों ने क्या करा, जो कि इसका काम था किस चीज का, कि ये फूट डालो राज करो की नीति पर काम करता था। अब क्या होता है, अंग्रेज यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला की ऐसे लोगों का सर्च इसने शुरू करा जो कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो, मतलब उसके राज्य में हो लेकिन विरुद्ध हो। अब इसे वैसा लोग मिल गया। देखिए, एक तो उसका सेनापति, नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। क्या? मीर जाफर था एक नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति। ये भी सिराजुद्दौला से मतलब उतना खुश नहीं था। एक आपका आता है उसी सेना के एक अधिकारी था, यार लतीफ। ठीक है, यार लतीफ। दूसरा आपका एक राय दुर्लभ जो कि वहां दीवान था, राय दुर्लभ। और एक आपका आता है जगत सेठ, जो कि बंगाल का बहुत बड़ा पैसा वाला था, बहुत बड़ा बैंकर था। मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ, जगत सेठ, ये सब बड़े बड़े लोग थे जो कि किसके विरुद्ध थे? सिराजुद्दौला के विरुद्ध। और इस बात को अंग्रेजों के एक अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने पहचाना और वो रॉबर्ट क्लाइव इसके पास पहुंच गए। किसकी सहायता से? तो एक अमीन चंद नाम के आदमी थे, उसकी सहायता से इन सब के पास जाते हैं, इन सबको अपने तरफ कर लेते हैं। और ये लोग क्या करता है, मीर जाफर सेनापति था, यार लतीफ, ये सब सिराजुद्दौला के खिलाफ मतलब विश्वासघात करते हैं। लड़ाई में विश्वासघात करके यहाँ पर ये जब हार जाता है, वहाँ पर बहुत लंबी लड़ाई होती है, लंबी नहीं, बहुत छोटी सी लड़ाई होती है। उसमें तो सब कोई विश्वासघाती ही था, देशद्रोही था। लेकिन वहाँ पर एक मीर मदान करके था और भी कुछ लोग थे जो कि इसके खिलाफ लड़े थे। फ्रांसीसी सेना भी थी जो कि इसके खिलाफ मतलब किसकी ओर से? तो सिराजुद्दौला की ओर से लड़े थे। ठीक है, और वहां पर जो आपका मीर मदान, मोहन लाल, कुछ फ्रांसीसी सैनिक, इसने इसका साथ दिया, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें विश्वासघात किया था। तो और वहां पर सिराजुद्दौला की हार होती है और ये भाग करके मुर्शिदाबाद पहुंच जाता है। कौन? सिराजुद्दौला भाग करके मुर्शिदाबाद। और वहां पर मीर जाफर का लड़का था मीरन, मीर जाफर का लड़का मीरन, इसके कहने पर एक मोहम्मद बेग नाम के आदमी ने किसको मार दिया? तुम सिराजुद्दौला को मार दिया। ठीक है, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो यहां से ये हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी लोग कहने लगे थे। ठीक है, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहने लगे थे। ठीक है, तो ये सब बात है। अब मीर जाफर को जब 1757 से 1757 में, कब? 1757 में पलासी की लड़ाई हुई। तो मीर जाफर 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब बना रहा। उसके बाद 1760 में मीर कासिम आता है और मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, और मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर करके लेकर गए? ठीक है, तो याद रखिएगा, मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये जो है मुर्शिदाबाद में जो षड्यंत्र चल रहा था उससे हटना चाहते थे। और चूंकि मुर्शिदाबाद, बंगाल, इधर कलकत्ता में अंग्रेज अधिकारी रहते थे सब के सब, तो ये अंग्रेज अधिकारी के हस्तक्षेप से दूर होना चाहते थे। तो मुर्शिदाबाद से ये मुंगेर अपनी राजधानी को मीर कासिम कर लेते हैं। उसके बाद 1763 में देखिए, मीर कासिम एक बार क्या करता है कि पटना में एक कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और उसमें ये किसी अंग्रेज अधिकारी को मार देता है। तो मीर कासिम को अंग्रेजों ने हटा दिया पद से और 1763 में फिर से मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बना दिया। और 1763 से 65 तक मीर जाफर ही बंगाल का नवाब बना रहा, मीर जाफर ही बंगाल का नवाब बना रहा। तो याद रखिएगा, मीर कासिम 1753 से 1760 से 1763 तक रहा था। तो बंगाल का नवाब 1763 से 1765 फिर से मीर जाफर को बना दिया गया। अब क्या होता है? बक्सर का लड़ाई, बक्सर का युद्ध। ये कब होता है भाई साहब? ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ये कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना और उसके खिलाफ, अंग्रेजों की सेना वर्सेस कौन थी? तो अंग्रेजों की सेना के खिलाफ 3 सेना थी। एक तो मीर कासिम, जो कि जिसे कि मीर कासिम को बंगाल के नवाब से हटा दिया गया था उसके पद से, तो मीर कासिम।
उसके बाद उस नवाब का से अवध का नवाब था सुजाउदौला, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे अवध के बारे में। तो अवध का नवाब था सुजाउदौला, वो था। और एक था आपका दिल्ली का, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, शाह आलम द्वितीय। तो ये मीर कासिम, नवाब सुजाउदौला जो कि अवध का नवाब सुजाउदौला था, और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने यहाँ पर लड़ाई किया 22 अक्टूबर 1764 को, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का जीत होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कौन लड़ रहे थे, मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हेक्टर मुनरो। किसने करा था? हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध का जो रिजल्ट आता है कि अंग्रेज जीतते हैं, इस युद्ध को कहा जाता है कि इसके बाद अंग्रेज लोग जो थे यहाँ पर वास्तविक तरीके से, मतलब कि शक्तिशाली हो गए। और यहाँ पर कहा जाए तो अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता अगर स्थापित होती है तो बक्सर की लड़ाई के बाद होती है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई। अच्छा, बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है? चूंकि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए, अब ये क्या करते हैं कि जहां जहां पर इसका अधिकार, जो राज्य इसके अधीन में होता है, अंग्रेजों के अधीन, वहां पर ये क्या करता है, अंग्रेज जो है अपना एक कठपुतली वहां पर रख देता है, यानी कि एक रेजिडेंट रख देता है। किसके पास? तो वहां के राजा के पास। मतलब ये सारे राजा की जितनी भी राजनीतिक कार्य है, सामाजिक कार्य है, आर्थिक कार्य, हर एक कार्य पर वो नजर रखेगा। अंग्रेजी रेजिडेंट कुछ भी उसको अपने मन से करने नहीं देगा। तो अंग्रेजी रेजिडेंट रखने की शुरुआत बक्सर की लड़ाई के बाद हो जाती है। तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा पूरा का पूरा बंगाल के बारे में देख लिया। अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखते हैं अवध के बारे में। ठीक है, अवध के बारे में देख लेते हैं। चलिए, अगर आपको लगे कि नहीं इतना डिटेल में नहीं बताना है, बस जो बुक में दिया गया है उतना ही करवा दिया जाए, हमें जल्दी जल्दी करवा दिया जाए, तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो वो भी बोल दीजिएगा। ठीक है, हम डिटेल में नहीं करवाकर जो बुक में है, जो ऑप्शंस दिया गया है, बस उतना ही करवा करके आगे निकल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको केवल बुक के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन जो और कुछ अगर फैक्ट पूछ लिया जाए तो फिर परेशानी हो जाएगी। हम हर एक सब्जेक्ट को इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटी हो, या फिर स्टैटिक जीके, हर एक चीज को डिटेल में, अगर आप कहेंगे तभी। ठीक है, तो आज जरूर कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका ये रेस्पॉन्स हमें चाहिए, फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर क्या है, नवाब सुजाउदौला। अब अवध के बारे में बात करते हैं। तो अवध भी जो है मुगल शासक से अलग हो गया। ठीक है, और कब? तो याद रखिएगा 1722 में, 1722 ईस्वी की बात है। इस एक सादत खान नाम के एक सादत खान ने क्या किया, सादत खान नाम के व्यक्ति ने यहां पर अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लिया, सादत खान। अब सादत खान को बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि दी गई, बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि दी गई। और 1722 से लेकर के 1739 तक ये अवध पर राज करता है। कब? अवध पर। अब देखिए, ये अवध कहाँ है भैया? यूपी वाला क्षेत्र, अयोध्या वाला क्षेत्र। तो अवध इधर, और इधर आपका महाराष्ट्र है, और ये पूरा आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये अंग्रेज के क्षेत्र में था। तो अंग्रेजी क्षेत्र और मराठा, चूंकि मराठा भी उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, तो अंग्रेजों और मराठा के बीच, राज्य के बीच में अवध पड़ता था। तो इसे कहा जाता था कि बफर स्टेट के रूप में भी जाना जाता था। क्या? इसे बफर स्टेट के रूप में भी जाना जाता था, मतलब बीच वाला स्टेट। ठीक है, अंग्रेज और मराठा के बीच का स्टेट था आपका अवध वाला। तो अंग्रेजों के लिए ये अवध स्टेट क्या था, अवध राज्य जो था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता था। ठीक है, तो अवध का जो संस्थापना किया, अवध का जो संस्थापक हुआ, कौन हुआ? सादत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि दी गई। ठीक है, अब देखिए, सादत खान जो था, ये तो संस्थापक था 1722 से 1739 तक। अब इसका भतीजा और दामाद, भतीजा और दामाद दोनों, मतलब भतीजा को ही दामाद बना लिया, इसमें चलता है। चलिए, तो देखिए, भतीजा और दामाद था इसका सफदरजंग। अवध सादत खान का भतीजा और आप दामाद को ये सफदरजंग। तो सफदरजंग जिसका पूरा नाम था अबुल मंसूर खान, क्या था? अबुल मंसूर खान, जिसका पूरा नाम था अबुल मंसूर खान सफदरजंग, ये क्या करता है, अवध का नवाब बनता है 1739 से 1754 तक। अबुल मंसूर खां सफदरजंग, ये 1739 से 1754 तक अवध का नवाब बनता है। और सफदरजंग के बाद उसका बेटा, उसका लड़का, जिसका नाम होता है सुजाउदौला, और यही इंपॉर्टेंट है, अवध का जो नवाब है, नवाब सुजाउदौला,
ये कब बनता है? 1754 में। 1754 में अवध का नवाब बनता है और 1775 तक रहता है और इसी के शासनकाल के समय बक्सर का युद्ध, अभी हमने देखा था कि अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल से हटाया गया नवाब मीर कासिम और दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का जो मुगल शासक था क्या, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों और अंग्रेजों के बीच बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो 1754 से 75 तक शुजाउद्दौला यहाँ पर था। अच्छा, 1761 की बात है। 1761 में आपको याद है 1761, ठीक है, इस समय पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई मराठा और किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो अहमद शाह अब्दाली की तरफ से इस शुजाउद्दौला ने भी लड़ाई लड़ा था मराठा के खिलाफ, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर इतना हो गया। तो शाह आलम, अब क्या होता है, बक्सर के युद्ध में नवाब शुजाउद्दौला भी भाग लेता है। तो बक्सर का युद्ध जब अंग्रेज जीत जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव ने वहां बक्सर के युद्ध के बाद शुजाउद्दौला से रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर के युद्ध के बाद शुजाउद्दौला से क्या कहा कि कड़ा और इलाहाबाद वाला जो जिला है उसको शुजाउद्दौला से ले लिया और शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि बक्सर के युद्ध के बाद ही नवाब शुजाउद्दौला से अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे देता है। और एक संधि किसके समय? नवाब शुजाउद्दौला के समय ही होता है, जिसका नाम है बनारस की संधि 1773 में। ठीक है, बनारस की संधि 1773 में। और यह संधि किसके किसके बीच होती है? तो देखिए, इधर तो नवाब शुजाउद्दौला था और 1773 के समय बंगाल का गवर्नर, आपको याद है वॉरेन हेस्टिंग्स। हम जब आपको अगला क्लास में गवर्नर वगैरह कराएंगे तो वहां आपको अच्छे से बताएंगे एक एक गवर्नर के बारे में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का गवर्नर था, 1772 में बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स और शुजाउद्दौला के बीच बनारस की संधि होती है 1773 में। और इस संधि में फिर से इलाहाबाद और कड़ा वाला जो जिला था उसको शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपया में बेच दिया गया। ठीक है, यहां तक हमने अवध और किसके बारे में बात कर लिया? तो ये हमने बात कर लिया बंगाल के बारे में। और अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो कि सफदरजंग का पुत्र था, उसने सफदरजंग का मकबरा 1754 में कहाँ बनवाया था? दिल्ली में, बगीचे के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हमने बंगाल और अवध को अच्छे से देख लिया है। अब हम एक एक करके सवाल को देखते हैं। देखिएगा, आपसे अब सवाल सारे के सारे बनेंगे इससे संबंधित। ठीक है, उसके बाद हम हैदराबाद को भी थोड़ा सा देख लेंगे और फिर मैसूर को देख लेंगे। ठीक है, देखिए, नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीचों बीच सफदरजंग के मकबरे का निर्माण कब करवाया था? तो शुजाउद्दौला कब बना था अवध का नवाब? 1754 में। और कब से कब तक था? 1754 से 1775 तक था ये। और इसी के बीच में 1754 में जब सफदरजंग की मौत होती है तो शुजाउद्दौला दिल्ली में मकबरे का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, निम्न में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? देखिए, अवध का अंतिम नवाब, अब हमने देखा कि यहां पर ही कर देंगे। तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। और इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1847 से 1856। याद रखिएगा, 1847 से 1856 वाजिद अली शाह जो कि अवध का अंतिम नवाब था। अवध का संस्थापक कौन? सआदत खान, उसका लड़का, उसका भतीजा तथा दामाद था कौन? सफदरजंग। और सफदरजंग का लड़का कौन था? शुजाउद्दौला। यहां तक हमने देखा था। और अंतिम नवाब जो कि इंपॉर्टेंट है, वाजिद अली शाह, शासनकाल 1847 से 1856। और 1856 में हम क्या जानते हैं? लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जो था ये लॉर्ड डलहौजी था 1856 में। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। लॉर्ड डलहौजी ने, चूंकि देखिए, अवध जो है किसके? तो अंग्रेजों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था। तो अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके कि देखिए आप कुशासन में हैं, मतलब इनडिसिप्लिन्ड का आरोप लगा करके 1856 ईस्वी में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाता है। किसके द्वारा? इस लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, याद रखिएगा। और उस समय अवध का शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह था। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वाजिद अली शाह। किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में एक अपना निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया? बक्सर की लड़ाई। अभी हमने आपको बताया था कि बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर वोडियार राजवंश का शासन था? किस स्थान पर वोडियार?
अब जैसे ही यहाँ पर वोडियार राजवंश की बात आई, ठीक है? जैसे ही यहाँ पर वोडियार राजवंश की बात आई, तो अब हम यहाँ पर चलेंगे मैसूर को पढ़ेंगे। किसको? मैसूर, जो कि क्षेत्रीय राज्य में आते हैं, आपका मैसूर राज्य, ठीक है? और इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोडियार राजवंश की, ठीक है? वोडियार राजवंश की। अब देखिए किस स्थान पर वोडियार राजवंश का शासन था? तो मैसूर पर। कहाँ पर? मैसूर पर वोडियार राजवंश का शासन था। अब 18वीं शताब्दी कब होता है भाई? तो 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी तक, ठीक है? 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत जब शुरुआत होती है, उस समय मैसूर पर, मैसूर राज्य में वोडियार राजवंश का शासन तो था, लेकिन जो वोडियार राजवंश के जो राजा थे, जिसका नाम था चिक्का, याद रखिएगा, चिक्का कृष्णराज, जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज, याद रखिएगा, चिक्का कृष्णराज, ठीक है? और ये उस समय जो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में चिक्का कृष्णराज का जो शासन था, नाम मात्र का शासन था, याद रखिएगा, नाम मात्र का, ये बस कठपुतली था। और उस समय जो शासन शासन का या वास्तविक शक्ति थी, किसके हाथ में थी? तो वोडियार राजवंश के नंजाराम, एक अधिकारी हुआ करता था, नंजाराम और देवराज, दो अधिकारी थे, नंजाराम और देवराज। देखिए नंजाराम जो होता था, ये आपका फाइनेंस फिनांस था, रेवेन्यू मिनिस्टर होता था, फिनांस था, रेवेन्यू मिनिस्टर, राज्य का फिनांस यानी कि वित्त तथा राजस्व मिनिस्टर होता था आपका नंजाराम वोडियार राजवंश में। और जो देवराज होता था ना, ये आपका होता था उस राजवंश का, वोडियार राजवंश का मुख्य सेनापति। तो वोडियार राजवंश 18वीं शताब्दी के शुरुआत में चिक्का कृष्णराज का यहाँ पर शासन था, लेकिन ये नाम मात्र का था, कठपुतली था। किसका? तो उस राजवंश के, वोडियार राजवंश के जो अधिकारी होते थे, नंजाराम और देवराज। नंजाराम क्या होता था? रेवेन्यू और फिनांस मिनिस्टर। देवराज क्या था? मुख्य सेनापति। तो ये दोनों के हाथ में वास्तविक शक्ति होती थी और ये कठपुतली बनकर के था वोडियार राजवंश। अच्छा, ये तो हो गया वोडियार राजवंश की बात। अब 1721 ईस्वी में, 1721 ईस्वी में किसका जन्म होता है? 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म होता है। किसका? हैदर अली का जन्म होता है। याद रखिएगा, हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में एक बहुत गरीब परिवार में होता है। लेकिन ये जो है बाद में क्या करता है? मैसूर की सेना में एक साधारण नौकरी कर लेता है। ये जो हैदर अली है, मैसूर की सेना में एक साधारण नौकरी कर लेता है हैदर अली, ठीक है? फिर धीरे-धीरे, चूँकि ये उतना पढ़ा लिखा नहीं था हैदर अली, लेकिन इसका जो एक एबिलिटी था, एक इसका जो बुद्धि, इसका जो टैलेंट था, इसका ये परिश्रमी था, लगनशील था, इसका पराक्रम, इसका साहसी, ये बहुत साहसी था, ये सब था इसमें, ठीक है? तो इस कारण से ये धीरे-धीरे अपने सेना में इसका धाक बढ़ते रहता है, ठीक है? सेना में धाक बढ़ते जाता है, धाक बढ़ते जाता है। और चूंकि ये मैसूर की सेना में एक साधारण नौकरी कर लेता है, ठीक है? और मैसूर के बारे में तो हमने बताया, वोडियार राजवंश जिस पर किसका शासन, वास्तविक शासक किसके पास था शक्ति? तो नंजाराम और देवराज के पास, ठीक है? अब क्या होता है? 1755 ईस्वी की बात है। 1755 ईस्वी की, चूँकि देखो ये जो मैसूर की सेना में ये साधारण नौकरी करता है, ये अपनी बुद्धि, कुशाग्रता, अपना साहसी, अपना पराक्रम के कारण ये इसका प्रमोशन होते जाता है। और 1755 ईस्वी में वोडियार राजवंश का जो नंजाराम है, 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का, याद रखिएगा, डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। मतलब डिंडीगुल किले का फौजदार यानी कि देखरेख वाला बना देता है 1755 में। और 1761 ईस्वी की बात है, इस हैदर अली ने नंजाराम को सत्ता से अलग कर दिया, यानी कि इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई, इस हैदर अली की 1761 में इस हैदर अली की शक्ति इतनी बढ़ गई कि नंजाराम को ही सत्ता से बाहर कर दिया और खुद मैसूर का शासक बन बैठा। तो क्या समझ में आया? मैसूर को लेकर के समझ में आया कि मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में किस प्रकार से मैसूर हैदर अली बनता है, ठीक है? यहां तक आपने देखा। अब देखो, चूंकि क्या होता है, 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बन जाता है। और उस समय अंग्रेज भी 1764 में, जो कि आपको पता है कि यहाँ 1757 में पलासी की लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई। तो इधर तो इस पार्ट वाला, नॉर्थ पार्ट वाला, जो ये पार्ट जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और भी, तो इन सब रीजन में तो अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो गए। ये साउथ की ओर अब रुख किया इन्होंने, और साउथ की ओर भी जो भी राज्य थे इस पर आक्रमण करना शुरू किया, उससे युद्ध करना शुरू किया। तो 1767 में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया। और पहला मैसूर आंग्ल मैसूर, मतलब अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 में शुरुआत होता है। और ये युद्ध कब से कब तक? 1767 से 1769 तक होता है। और उस युद्ध में
उस युद्ध में मैसूर का शासक कौन था? मैसूर का शासक कौन था भाई? हैदर अली ही था, ठीक है? पहले युद्ध में कौन था? हैदर अली था। अच्छा, ये अंग्रेज़ों की ओर से उस समय जो गवर्नर था या भारत का गवर्नर जो अंग्रेज़ का था, उस समय कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट, याद रखिएगा लॉर्ड वेरेलस्ट था 1767-1769 में, ठीक है? और इस युद्ध में क्या होता है कि मद्रास की संधि होती है। इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि मद्रास की संधि अंग्रेज़ी सेना और हैदर अली की सेना के बीच हो जाता है। मद्रास की संधि अंग्रेजी सेना और हैदर अली, इस युद्ध में हैदर अली ने जो है अंग्रेजी सेना को हरा दिया था और उसके बाद दोनों को संधि करनी पड़ी थी, जिसे पहला याद रखिएगा कि मद्रास की संधि करनी पड़ी थी, ठीक है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। अच्छा, इस संधि में क्या बात हुआ? उन्होंने कहा कि देखो, तुम जो जितने क्षेत्र जीते हो, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दिया, ठीक है? दोनों पक्षों ने, मतलब अंग्रेजों ने भी और ये क्या है आपका मैसूर के शासक हैदर अली ने भी जितने जीते जीते हुए क्षेत्र थे, उन्होंने अपना अपना छोड़ करके इस संधि के तहत अलग हो गए, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या है, अंग्रेज तो बहुत बदमाश थे, ठीक है? बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। तो फिर उसके बाद जो है दूसरा मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 में और उस समय जो है 1782 ईस्वी में ही 1782 ईस्वी में ही हैदर अली की मौत हो जाती है इस युद्ध में, ठीक है? और इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि 1782 में तो हैदर अली मर जाता है और हैदर अली का लड़का था टीपू सुल्तान और वो कमान संभालता है 1782 से 1784 और इस युद्ध का जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका जो परिणाम ये है कि मंगलौर की संधि करनी पड़ती है। मंगलौर की संधि अंग्रेजी सेना और किसके बीच में? मंगलौर की संधि अंग्रेजी सेना और इसके बीच में टीपू सुल्तान के बीच में होती है और इस क्षेत्र में क्या होता है कि जो फिर से वही होता है मंगलौर की संधि में कि अंग्रेजों ने जो क्षेत्र जीते थे और जो टीपू सुल्तान ने जो क्षेत्र जीते थे, बोला ठीक है हमने जो जीता आप ले लीजिए, आपने जो जीता हम ले लेते हैं, मतलब अपना अपना हट जाते हैं। तो 1784 में कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि। किस युद्ध के बाद? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1780-84 में। इसी में 1782 में किसकी मौत हो जाती है? तो ये मौत हो जाती है 1782 में हैदर अली की और 1782 से 1799 तक किसका शासन होता है मैसूर पर? तो टीपू सुल्तान का। हैदर अली का लड़का टीपू सुल्तान का शासन होता है 1782 से 1799 तक मैसूर के ऊपर, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद 1780-84 में तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर 1790 से 1792 तक। देखिए 1784 से 1790 तक कोई युद्ध नहीं होता, ठीक है? कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन 1790-92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो कि उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है? और इस युद्ध के बाद तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इस संधि में कहा जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि में, कि टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि तुम्हें ये जो तुमने युद्ध करा है इसके फाइन के रूप में 3 करोड़ रुपए देने होंगे। कितना? 3 करोड़ रुपए देने होंगे अंग्रेजों को और अगर तुमने ये 3 करोड़ नहीं दिया तो हम तुम्हारे 2 बेटे को उठा कर लेके जाते हैं और तब तक हम तुम्हें नहीं देंगे इसे जब तक कि तुम ये 3 करोड़ रुपए नहीं दे देते। तो 1790-92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद और ऐसा इसमें जो है टीपू सुल्तान की हार होती है। अच्छा, चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और इस युद्ध में, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत होती है और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर था लॉर्ड वेलेजली। जब हम गवर्नर पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? तो लॉर्ड वेलेजली जो था उस समय गवर्नर था। इस युद्ध में, लास्ट युद्ध जो था, इसमें टीपू सुल्तान की मौत होती है। टीपू की मौत होने के बाद यहाँ पर एक सहायक संधि होता है, कौन सा? तो इस युद्ध के बाद फिर से अंग्रेजों ने वाडियार राजवंश के, इस युद्ध के बाद फिर से अंग्रेजों ने वाडियार राजवंश का एक लड़का, एक बच्चा था कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया और उसको कहा कि हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा तुम करना, ठीक है? हम जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा तुम करना। अब क्या होता है कि लॉर्ड वेलेजली, लास्ट जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें लॉर्ड वेलेजली था। इसने जब ये जीतता है, मैसूर को जीतता है, तो उसकी खुशी में आयरलैंड के जो लॉर्ड समाज थे वो लॉर्ड वेलेजली
को मार्क्विस की उपाधि देते हैं, याद रखिएगा मार्क्विस की। तो ये हमने क्या देखा, मैसूर के बारे में देखा। ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है, अगर आप कहेंगे तो थोड़ा कम में यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा। ठीक है, अगर आप जैसा कहिएगा उस हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। चलिए, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था, मैसूर का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। याद रखिएगा, टीपू जो था सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, कुशल शासक था जिसने अपने पिता की नीति का अनुसरण किया। हैदर अली की मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध टीपू सुल्तान जारी रहा और वह एक महत्वाकांक्षी था और उसे मैसूर का शेर या शेरे मैसूर कहा जाता था। मैसूर के विजय विरुद्ध किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर विजय प्राप्त की? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में करा था क्या? नहीं। देखिए, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, ठीक है, उसमें टीपू सुल्तान की मौत होती है और उस समय वेलेजली क्या था, अंग्रेजी गवर्नर था। मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर कब हुए? तो मंगलौर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? मंगलौर की संधि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, जिसमें 1782 में ही किसकी मौत हो गई थी? हैदर अली की मौत हो गई थी। तो 84 में जो मंगलौर की संधि हुआ था उसमें टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस साल हस्ताक्षर किए? 1784 में किए। अभी हमने आपको कह दिया, अभी बताया आपको। 1799 में जो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया? टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान की मौत होती है और यहां पर एक सहायक संधि के तहत वाडियार राजवंश का एक लड़का, एक बच्चा कृष्णराज को अंग्रेजों ने यहां पर बस एक अपना कठपुतली के तौर पर बैठा दिया था। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? तो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान जो था फ्रांसीसी क्रांति से इतने प्रभावित थे कि इसने श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबियन क्लब की भी स्थापना करी थी। जैकोबियन क्लब की स्थापना करी और उसका सदस्य बना था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो राजनीतिक शक्ति ब्रिटिशर्स को प्लासी की युद्ध के बाद प्राप्त होती है। राजनीतिक शक्ति भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति व ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी की युद्ध से प्रारंभ हुआ। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और यह युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये तो हमने अभी बताया आपको। ठीक है, चलिए, और बक्सर के बारे में भी हमने आपको बताया। अलीवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था। अलीवर्दी खान का शासनकाल कब से कब तक? 1740 से 1756। और उसका दौहित्र का मतलब होता है पुत्र का, पुत्री का पुत्र, दौहित्र। ठीक है, दौहित्र। तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756-57। ये सब कुछ हमने बताया आपको। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? तो पलासी के युद्ध में हराया था। ये भी डिटेल में हमने कर लिया है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। 1757 ईस्वी का विख्यात पलासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में लड़ा गया था। पलासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, हमने पहले ही आपको अच्छे से समझा दिया है तो कोई प्रश्न छूट ही नहीं सकता है। ठीक है, पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। यह भी हमने आपको बताया। 1757 से 60 तक मीर जाफर रहा और उसके बाद 1760 से 63 तक मीर कासिम रहा। अगर आपसे पूछेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो अब आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो अलीनगर की संधि पर ब्रिटिशर्स के साथ सिराजुद्दौला ने हस्ताक्षर किया था। अलीनगर की संधि पर ब्रिटिशर्स के साथ किसने हस्ताक्षर करा था? तो ये इसने करा था, क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला ने। देखिए, जब जब 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल की घटना होती है, ठीक है, तो लोग, अंग्रेजी लोग बहुत यहाँ पर ये हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर एक षड्यंत्र होने लगता है किसी प्रकार से सिराजुद्दौला को गिराने की। ठीक है, तो यहाँ 2 जनवरी 1757 को, 2 जनवरी 1757, याद रखिएगा, 2 जनवरी 1757 को क्लाइव ने चालाकी से कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया और 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, नवाब सिराजुद्दौला के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर
हुआ जिसे कि अलीनगर की संधि कहा जाता है। इस संधि में अंग्रेजों को फिर से कहा गया कि ठीक है, आप अपने जो भी आपके व्यापारिक कोठी हैं, जो भी केंद्र है, वहाँ किलेबंदी कीजिए और अपना जो भी आप सिक्के डालते हैं उसको आप ढाल सकते हैं। सिक्कों के ढालने का काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए मुर्शिद कुली खान कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बात करा। अब हमारा है महाराजा रंजीत सिंह। देखिए महाराजा रंजीत सिंह मतलब पंजाब, पंजाब राज्य, ठीक है। तो पंजाब में हमने सिखों के 10 धर्मगुरु के बारे में बात करा था। सिखों के 10 धर्मगुरु के 10 जो गुरु थे उनके बारे में हमने बात करा। तो पंजाब में जब 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह की जो गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे बंदा बहादुर, उसने सिखों का नेतृत्व संभाला था। तो फिर महाराजा रंजीत सिंह पंजाब राज्य की राजधानी होता है, तो ये सब है। तो यहाँ देखिए महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो लाहौर था, याद रखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को क्षेत्रीय राज्य सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ हम डिटेल में इसको नहीं कराते हैं, बस जो है वही है। देखिए महासिंह के घर में हुआ था। 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1799 कौन सा साल? वही आंग्ल मैसूर युद्ध जो लास्ट में हुआ था टीपू सुल्तान, उसी साल में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर भी भंगी मिसल से छीन लिया था। अमृतसर भी भंगी मिसल से इन्होंने छीन लिया था। अब ये मिसल क्या होता है? देखिए जब बंदा बहादुर सिंह ने सिखों का नेतृत्व संभाला तो इन्होंने पहले सिख राज्य की स्थापना करी, बंदा बहादुर सिंह ने। उसके बाद 1716 में फर्रुख सियर के द्वारा बंदा बहादुर सिंह की हत्या करा दी जाती है और फिर 1716 के बाद कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना होती है और कपूर सिंह की मौत के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दल खालसा को 12 अलग अलग मिसलों में, ठीक है, 1748 में जो दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह के द्वारा करी जाती है, उस कपूर सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया ने दल खालसा को 12 अलग अलग मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें से कि भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था और उसमें से एक सुकरचकिया मिसल को, आधुनिक जो अभी मॉडर्न पंजाब है, इसके निर्माण का श्रेय सुकरचकिया मिसल को जाता है और सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में 13 नवंबर 1780 को महाराजा रंजीत सिंह का जन्म हुआ था और 1805 में महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर को भी भंगी मिसल जो कि सबसे शक्तिशाली था उससे छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी और धार्मिक राजधानी, पंजाब की राजधानी राजनीतिक राजधानी लाहौर हुई और धार्मिक राजधानी अमृतसर, दोनों ही उसके अधीन में आ गई। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। देखिए अंग्रेज बहुत दुष्ट थे, ठीक है। जहां इसको लगता था कि हाँ इसके साथ हम जीत नहीं पाएंगे तो वहां संधि कर लेता था। तो महाराजा रंजीत सिंह बहुत शक्तिशाली थे दोस्तों। तो इतना शक्तिशाली थे कि इसे एक संधि करनी पड़ी कि अगर तुम मेरे इधर आओगे तो काट देंगे, है ना। तो यहां पर इसीलिए महाराजा रंजीत सिंह के साथ उन्होंने एक संधि करा कि हम जो है आपके साथ सही से रहेंगे, ठीक है। तो ये संधि यहां पर महाराजा रंजीत सिंह अमृतसर की संधि, याद रखिएगा, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को। और उल्लेखनीय है कि एक फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकोमांट ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से करी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला जो प्रश्न है देखते हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि किसको अमृतसर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को ही जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, अमृतसर में जो हरमिंदर गुरु साहब का निर्माण जो है किस सिख धर्मगुरु ने करा था, किस नंबर के, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 से ठीक से पहले शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास किसे भेजा था? Whom did लॉर्ड मिंटो सेंड टू रंजीत सिंह टू मेक अ पीस इमीडिएट बिफोर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 वाला जो हुआ था, ठीक है। तो किसे भेजा था? चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था, याद रखिएगा, चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा था। तो लॉर्ड मिंटो जो कि 1807 से 13, हम आपको जब गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि गवर्नर जनरल मॉडर्न हिस्ट्री में 1-2 सवाल पूछा ही जाता है गवर्नर जनरल से, तो वो अगर आप अच्छे से समझिएगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 में
चार्ल्स मैटकॉफ को रंजीत सिंह से मित्रता की संधि करने के लिए भेजा गया था और महाराजा मैटकॉफ की आक्रमणात्मक और रक्षात्मक संधि का प्रस्ताव मानने को तैयार हो गया। अंततः 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। तो अमृतसर की संधि से पहले जो चार्ल्स मैटकॉफ को लॉर्ड मिंटो ने रंजीत सिंह के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के भेजा था। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो अमृतसर संधि पर 1809 में हस्ताक्षर हुआ था। अच्छा, अंग्रेजों और विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मैटकॉफ से अमृतसर की संधि कर ली। इस संधि के द्वारा राजा रंजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया और उत्तर में राज्य विस्तार की छूट दी गई। संधि के बाद रंजीत सिंह ने राज्य विस्तार की पूर्व सीमा को सतलुज नदी तक स्वीकार कर लिया। मतलब सतलज नदी के इधर आप नहीं आ सकते, हम उधर नहीं जा सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जो है, जिसमें कि आपको राजा राम मोहन राय इनके द्वारा कौन से समाज की स्थापना करी। तो ये सब कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस है, तो यहाँ हमें कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रश्न देखिए और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? होम इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन का जो यहाँ पर श्री गणेश किया गया था, वो किया गया था किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया तथा पश्चिमी शिक्षा पर, देखिए ये वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, और उनके नवीन विचारों के कारण ही उन्हें 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा गया। याद रखिएगा, बहुत सारे इनके नाम हैं, उपाधियां दी गई और पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए पुनर्जागरण का पिता किन्हें कहा जाता था 19वीं शताब्दी के? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किन्हें कहा गया? राजा राम मोहन राय। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का किन्हें कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें कहा गया? राजा राम मोहन राय को। ये सब ठीक है। अब देखिए, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक अभी अभी हमने देखा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में सवाल, तो आपको कुछ संगठन है वो कब स्थापित हुए, वो किस जगह पर स्थापित हुए, इसके संस्थापक कौन है, और उससे संबंधित कुछ फैक्ट ये एक टेबल में हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। आप जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा। अभी तो हम यहाँ पर बुक को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट है उसको बता रहे हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल बेसिस पर बहुत डिटेल में जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जब हम इस बुक को अच्छे से जल्दी जल्दी कवर करेंगे, आपके रिस्पॉन्स के आधार पर और स्पीड इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर थ्योरेटिकल क्लास भी लाया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833। देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म कब होता है? 1772 में 22 में, याद रखिएगा 22 मई 1772 को हुगली जिले में राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म होता है। ठीक है, अब 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म समाज को पहले ब्रह्म सभा के नाम से इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन राय की। ठीक है, ब्रह्म समाज जिसे कि ब्रह्म सभा के नाम से शुरुआत करा गया था। 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय के संस्थापक कौन थे? 1815 में जो कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा आत्मीय सभा के संस्थापक थे राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के भी संस्थापक राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय ही। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। तो 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली
कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राममोहन राय हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए युवा समर्थकों के सहयोग से इसकी स्थापना करी गई थी। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य तीन संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले की गई है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में हुआ, परमहंस मंडली 1849 में, प्रार्थना समाज 1867 में। ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 और सत्य शोधक समाज 1873। अतः इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म समाज 1828 जो कि सबसे पहले यहाँ पर इन चारों में पहले सबसे कौन स्थापित हुआ? ब्रह्म समाज। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ध्यान से सुनिएगा, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। 1875 में दयानंद सरस्वती, जिनका कि मूल नाम मूल शंकर था, इसने बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिसका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। 1877 में आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर था उसे लाहौर में स्थापित किया गया और जिसके बाद आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेद की ओर लौटो का नारा दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेद की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण उन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक की भी रचना करी। अच्छा, निम्न में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने करी है। ठीक है, इतना हम लोगों ने देखा। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा करी गई। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये गलत है क्योंकि ब्रह्म समाज के संस्थापक तो कौन थे? राजा राममोहन राय। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, बिल्कुल सही बात है। उनका जन्म स्थान गुजरात था, ये भी बिल्कुल सही है। और वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही है। ठीक है, तो चलिए ये बात याद रखिएगा। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब हुआ? देखिए, व्हेन वाज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म्ड? तो ये हुआ था 1870 में। 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यानी कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय सुधार संघ की स्थापना करी। अच्छा, केशव चंद्र सेन के द्वारा ब्रह्म समाज के धर्मनिरपेक्ष का प्रतिनिधित्व किया और ऐसे कई लोगों को शामिल किया जो ब्रह्म समाज के नहीं थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की। ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट, विलियम कॉन जज एवं अन्य के द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में करी गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में कौन कौन शामिल थी? तो मैडम ब्लावस्टकी, एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट और विलियम कॉन जो कि एक जज थे, इनके द्वारा करी गई थी। 1879 में कर्नल ऑलकॉट एवं मैडम ब्लावस्टकी भारत आए थे और 1882 में मद्रास में अडियार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेडक्वार्टर की भी स्थापना इन्होंने करी थी। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं था, थियोसॉफिकल सोसाइटी तो बस थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यहाँ बना था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्या बनी और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। ये भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, एनी बेसेंट वर्ष 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। वह वर्ष 1907 में 1933 तक इसकी अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट अधिक से अधिक भारतीय लोगों को इससे जोड़ने में सफल रही। बस ये यहाँ से याद रखिएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई? द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, किन के द्वारा? ठीक है, तो ये किया गया था सर विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 में।
और 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर थे, ठीक है। तो विलियम जॉन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में करी गई थी और इनके द्वारा पहली पुस्तक यानी कि विलियम जॉन्स के द्वारा जो पहली पुस्तक ट्रांसलेट किया गया था भागवत गीता, ठीक है, याद रखिएगा, एवं दूसरी पुस्तक हितोपदेश थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870? तो देखिए केशव चंद्र सेन, अभी हमने देखा 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन के थे, ठीक है। जबकि राम मोहन राय ब्रह्म समाज 1828 में, राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया? याद रखिएगा कौन जो है जो कि सही से नहीं जुड़े थे, ठीक है। तो ये एक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय तो जुड़े थे सामाजिक और धार्मिक सुधार में, आपका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी जुड़े थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ज्योतिबा फुले, ये तो जुड़े ही तो जुड़े थे, ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जो भारतीय हरिश्चंद्र है ये नहीं जुड़े थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न साहित्यकार थे, जबकि राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले ने शुद्ध रूप से सामाजिक और धार्मिक सुधार में एक्टिविटी दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्री बाई फुले भारत के निम्न में किस राज्य से हैं? तो वो महाराष्ट्र राज्य से थी। वेटरन फ्रीडम फाइटर, social reformer and feminist सावित्रीबाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये कहाँ से थी? तो महाराष्ट्र से। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, नारीवादी साहित्य सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र से संबंधित है। वह भारत की महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका, मराठी कवियत्री थी। सावित्रीबाई फुले की शादी 1840 में ज्योतिबा फुले से हुआ। उन्होंने 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक विद्यालय की भी स्थापना करी थी, ठीक है, याद रखिएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा। चलिए, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी कोलकाता के वेल्लूर में, कोलकाता के वेल्लूर में। अच्छा, इसे वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के वेल्लूर में करी थी। देखिए, कहा जा रहा है कि संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक या फिर सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, बिल्कुल सही बात है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो करी थी भाई। अच्छा, राम मोहन राय ने आर्य समाज की स्थापना करी थी क्या? नहीं। राम मोहन राय ने किसकी स्थापना करी थी? यह बात तो आपको पता होगा, ठीक है, कि राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, ठीक है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना नहीं करी थी, ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। नहीं, दयानंद सरस्वती ने तो आर्य समाज की स्थापना करी है। तो ये सब गलत, बल्कि सही वाला एक था। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। देखिए, स्वामी विवेकानंदा चैंपियनड द सुपरमेसी ऑफ वेदांतिक फिलोसफी इन द शिकागो कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1893, ठीक है, 1893। चलिए अब याद रखिएगा इसे 1893 में। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम का संबंध है अल्पसंख्यकों के उत्थान से, अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज से, शारदा अधिनियम। देखिए, ये 1929 की बात है। अजमेर का एक व्यक्ति था जिनका नाम है हरविलास शारदा, ठीक है, 1929 की बात है। अजमेर के एक व्यक्ति थे हरविलास शारदा, जो कि न्यायाधीश भी थे, ठीक है। उनके प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। बाल विवाह निषेध कानून 1929 में किनके प्रयास से? तो हरविलास शारदा के प्रयास से बन पाया और इसे ही शारदा अधिनियम कहा गया।
इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा जो थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष थी। ठीक है, तो सारदा अधिनियम चाइल्ड मैरिज से, सॉरी हमने यहाँ अल्पसंख्यक कह दिया था, बल्कि सारदा अधिनियम चाइल्ड मैरिज से संबंधित अधिनियम था, जिसमें 1929 में जो एक जज हुआ करते थे जिनका नाम था हरविलास सारदा, इनके ही प्रयास से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और यही सारदा अधिनियम कहलाया। ठीक है, देखिए निम्न में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ किया गया और अधिनियमित किया गया इसे। ठीक है, तो ये 1891 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ओरिजिन एंड इन enactment of Indian Age of Consent Act passed। 1861 में सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और इनका अधिनियम भी किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। ठीक है, ये जो सम्मति आयु अधिनियम आया 1891 में, इसमें कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह नहीं किया जाएगा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडित रमाबाई ने करी। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में की थी। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना 1889 में पंडिता रमाबाई ने मुंबई में करा था। सत्य शोधक समाज आ गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने करा था 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करा था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और उनकी उनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ठीक है, और उनके संगठन सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले के द्वारा निम्न में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो ये सत्य शोधक समाज की। ठीक है, 1873 में। निम्न में से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? तो अभी हमने देखा था विलियम जॉन्स ने। ठीक है, अच्छा अब देखिए उस समय 1784 के टाइम पर जो गवर्नर थे कौन थे? तो ये आप हेस्टिंग्स थे। सर विलियम जॉन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी? तो 1784 में करा था। ठीक है, सॉरी, चलिए कहा जा रहा है विच इंडियन सोशल एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन लेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट और द्रविडियन मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म। देखिए किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मण वेदवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट या द्रविडियन मूवमेंट का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने। ठीक है, इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन और द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। किन्होंने? इरोड वेंकटप्पा रामासामी ने। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 1916 में मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना से मानी जाती है। याद रखिएगा, द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 1916 में मद्रास में जस्टिस पार्टी की स्थापना से मानी जाती है। आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख। हु वाज द फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा? दुर्गाबाई देशमुख। आंध्रा महिला सभा की स्थापना दुर्गाबाई देशमुख ने किया। दुर्गाबाई देशमुख भारत के प्रथम वित्त मंत्री सीडी देशमुख की पत्नी थी। दुर्गाबाई देशमुख भारत के पहली वित्त मंत्री सीडी देशमुख की पत्नी थी। निम्न में से किस आधुनिक राज्य ने वाइकोम आंदोलन की उत्पत्ति देखी? तो ये देखा था केरला। वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की जैसी कुप्रथा के विरुद्ध ट्रैंकोबार भी बोलते हैं आधुनिक केरल में चलाया गया था। वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन किस लिए था? अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कुप्रथा के विरोध ये आंदोलन चलाया गया था। वस्तुतः वाइकोम सत्याग्रह ट्रावणकोर में दलित वर्गों का मंदिर प्रवेश आंदोलन था। यह आंदोलन वर्ष 1924-25 के बीच गांधीवादी नेता टीके माधवन के केलप्पन केपी केशव मेनन के नेतृत्व में आधुनिक केरल राज्य में चलाया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, किस लिए था? छुआछूत के विरुद्ध, मंदिर में जाने देने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने
दलित वर्ग संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना करी थी, तो ये करा था डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। निम्न में से किसने दलित वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करी? तो बी आर अंबेडकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने करी? तो याद रखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने। ठीक है, याद रखिएगा, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में की थी। अच्छा, निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल? तो ये क्या माना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को। नवाब अब्दुल लतीफ खान को 19वीं शताब्दी में बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वहाबी मूवमेंट? तो वहाबी आंदोलन का चीफ जो ऑब्जेक्टिव था वो था इस्लाम को परिशुद्ध करना, प्यूरिफाई इस्लाम। वहाबी आंदोलन, वहाबी विद्रोह 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में, 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में यानी कि 1840 आज के आसपास प्रारंभ होकर 7वें दशक मतलब 1840 से 1870 के आसपास तक बरेलवी तक चलता रहा। ठीक है, 1800 चौथे दशक बरेलवी। इस आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद थे। इसका मुख्य केंद्र पटना शहर था और यह पुनर्जागरणवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना था। क्या? इस्लाम को परिशुद्ध करना। अब हम देखते हैं आगे। कहा जा रहा है कि अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़? तो ये थे आपका हकीम अजमल खान। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान को 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान को जामिया मिलिया इस्लामिया का पहला चांसलर नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था सैयद अहमद खान के द्वारा। द अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया था जो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमान धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से चलाया गया। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? रविंद्रनाथ टैगोर जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, अब हमारा एक क्लास मात्र गवर्नर जनरल का होगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर जनरल वाले हम जो भी यहाँ पर दिया गया है उसका एक क्लास करेंगे और डिटेल में गवर्नर जनरल को कवर करेंगे। देखिए, वो एक मैराथन टाइप से होगा, 2-2.5 घंटा 3 घंटे तक का वीडियो बन सकता है। ठीक है, 2-2.5-3 घंटे तक का वीडियो आपका गवर्नर जनरल वाला बनेगा क्योंकि अगर आप इसे देखते हैं तो आपसे गवर्नर जनरल को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो या सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन, एक सपोर्ट मिलता है ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा पाएं, मेहनत कर पाएं। चलिए, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, शेयर करके खुद भी से सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा। आप ही हमारे सेना हैं। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और खुद भी करें और औरों से भी करवाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।